Salam everyone, this is Meher and today I will deliver a lecture on interaction of vitamin A with other nutrients यानी vitamin A का दूसरे ग़िज़ाई अज्जा के साथ ताल्लुक़ या रिलेशन। इंटरैक्शन विद प्रोटीन्स बोर्ड पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसे उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, इसकी वजह से लिवर यानी जिगर में विटामिन ए की अमाउंट या मिकदार कम हो जाती है, जबकि किडनीज या गुर्दों में विटामिन ए की अमाउंट या मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन ए की क्रॉनिक डेफिशिएंसी या शदीद कमी की वजह से प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म यानी उसके हज़म होने का अमल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स हज़म नहीं हो पाते और प्रोटीन ज़ाया हो जाते हैं और हमारी बॉडी या हमारे जिस्म में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ए और प्रोटीन्स का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है, वो ये है कि विटामिन ए प्रोटीन्स के बायोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स के बनने के अमल में भी मदद करता है। इंटरैक्शन विद कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म यानी उसके हजम होने के अमल में मदद करता है। तो ये इनका एक बहुत छोटा सा और पॉजिटिव रिलेशनशिप था। इंटरैक्शन विद फैट्स विटामिन ए एंड फैट्स का आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। विटामिन ए की मैक्सिमम अमाउंट तब एब्जॉर्ब होती है या जज्ब होती है जब हमारी बॉडी में एक सही मिकदार में फ़ैट्स मौजूद होते हैं, यानी फ़ैट्स विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन में उसके जज्ब होने में मदद करते हैं। इसके अलावा फ़ैट्स जो फैटी टिश्यूज़ हैं, जो हमारी चर्बी है, वो साइट ऑफ स्टोरेज होती है विटामिन ए के लिए, यानी हमारी बॉडी में विटामिन ए कहाँ पर जमा होकर पड़ा होता है, फैटी टिश्यूज़ में, चर्बी में। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी को विटामिन ए की ज़रूरत होती है तो वो फैटी टिश्यू से विटामिन ए को निकाल के इस्तेमाल कर लेती है। तो ये था विटामिन ए का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ रिलेशनशिप। अब चलते हैं माइक्रोज की तरफ। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन। इंटरैक्शन विद विटामिन सी। विटामिन ए और सी का कोई ख़ास इंटरैक्शन नहीं देखा गया बॉडी में, लेकिन अगर हम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, गोलियों की फॉर्म में विटामिन ए और सी को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्स को एक साथ इस्तेमाल करना बॉडी पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। सप्लीमेंट्स वैसे भी हमारी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होते हैं, उन्हें हज़म करना हमारी बॉडी पर एक एक्स्ट्रा बोझ होता है। तो विटामिन ए और सी के अगर हम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक को दिन में और एक को रात में इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम फूड सोर्सेज या ग़िज़ा के तौर पे विटामिन ए और सी को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। दोनों एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमें हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों, कैंसर और बुरी बीमारियों से बचाते हैं, और एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं, यानी कि बुढ़ापे या एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। इंटरैक्शन विद विटामिन B12। 8 बी विटामिन है हमारे पास, B1, B2 एक्सेट्रा। उनमें से विटामिन ए का इंटरैक्शन या रिलेशनशिप विटामिन B12 के साथ देखा गया है। इन दोनों को हमें एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट्स या गोलियों वगैरह की फॉर्म में, क्योंकि इससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन या उसके जज्ब होने का अमल कुछ हद तक कम हो जाता है। तो हमें इन दोनों विटामिन्स को स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स 2 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। इंटरैक्शन विद विटामिन ए और ई को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, क्योंकि इससे विटामिन ई की अमाउंट या मिकदार कुछ हद तक कम हो जाती है। एक रिसर्च या तहकीक के मुताबिक विटामिन ए विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, लेकिन विटामिन ई का विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन पे कोई असर नहीं होता। एक और अहम बात कि विटामिन ए और ई और साथ में जिंक जो कि एक मिनरल है, तीनों मिलके इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, उसकी सेक्रीशन या उसके खारिज होने में मदद करते हैं या उसकी खारिज होने के अमल को बेहतर बनाते हैं। इंटरैक्शन विद विटामिन डी। विटामिन डी को ठीक से काम करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट, थोड़ी सी मिकदार में विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन ए और डी अटैच देमसेल्व्स टू सेम सेल रिसेप्टर्स। समझाने के लिए बता रही हूँ, विटामिन ए और डी हमारी बॉडी में इधर उधर जाने के लिए एक ही टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो येलो कलर की टैक्सी है और दोनों को येलो कलर की टैक्सी ही चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है तो विटामिन ए सारी टैक्सीज को, सारे सेल रिसेप्टर्स को ग्रैब कर लेता है, सब टैक्सियों पे चढ़ के बैठ जाता है और विटामिन डी के लिए कोई टैक्सी नहीं बचती, जिसकी वजह से विटामिन डी की जहाँ ज़रूरत होती है विटामिन डी वहाँ नहीं पहुँच पाता और विटामिन डी की कमी हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है, या विटामिन डी अपने फंक्शन को, अपने काम को सही से नहीं कर पाता विटामिन ए की ज़्यादा अमाउंट की वजह से। समझ आ गई होगी, आई होप सो।
तो जब विटामिन ए नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तो विटामिन ए और डी के दरमियान सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से एक साथ रहते हैं, अच्छे काम के लिए एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब विटामिन ए की ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है तो दोनों के दरमियान एक एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है, एक मुखालफाना रिलेशनशिप होता है। दोनों एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंटरैक्शन विद विटामिन के, विटामिन ए और के आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं। दोनों एक साथ मिलकर हमारे लंग्स या फेफड़ों की हेल्थ या सेहत को बेहतर बनाते हैं। दोनों मिलकर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए वो लंग्स में किसी भी किस्म की सूजन को कम करते हैं और एम्फीसीमा नामी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। एम्फीसीमा में हमारे लंग्स गल सड़ जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए की टॉक्सिसिटी या बहुत ज़्यादा अमाउंट, इतनी अमाउंट कि वो जहरीली हद तक हो, उसकी वजह से विटामिन के2 की प्रोडक्शन बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो कम हो जाती है। विटामिन के2 हमारी बॉडी में भी, हमारी इंटेस्टाइन्स में भी प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के ज़रिए। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हमारे अंदर, हमारी आंतों में जरासीम होते हैं। हमेशा जरासीम बुरे नहीं होते, गुड जरासीम भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जो है वो विटामिन के2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो विटामिन ए की ज़्यादा अमाउंट की वजह से इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो कि विटामिन के2 को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इंटरैक्शन विद मिनरल्स, सबसे पहले इंटरैक्शन विद आयरन। विटामिन ए और आयरन दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं बॉडी में। विटामिन ए आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, यानी उसके जज्ब होने के अमल को बढ़ाता है। और आयरन इंक्रीज़ करता है कैरोटीनॉइड्स की अवेलेबिलिटी को। कैरोटीनॉइड्स क्या है? हमारे पास विटामिन ए की वो फॉर्म है जो हमें किसके ज़रिए मिल रही है? प्लांट्स के ज़रिए मिल रही है, जैसे कि कैरेट्स के ज़रिए मिल रही है, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी जहाँ पर कैरोटीनॉइड्स की ज़रूरत होती है आयरन उसे वहाँ पहुँचा देता है। कैरोटीनॉइड्स जैसे कि हमारे पास अल्फा कैरोटीन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया या क्रिप्टोजैंथीन वगैरह हो गए। तो आयरन विटामिन ए की मदद करता है और विटामिन ए आयरन। इंटरैक्शन विद आयोडीन, जो कि हमारा एक मिनरल है। विटामिन ए आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में, यानी उसके जज्ब होने के अमल में मदद करता है। और विटामिन ए की सिवियर डेफिशिएंसी, यानी उसकी शदीद कमी की वजह से आयोडीन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से गोइटर और फर्दर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इंटरैक्शन विद जिंक, जिंक विटामिन ए की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी जहाँ पर विटामिन ए की ज़रूरत होती है जिंक उसे वहाँ पहुँचा देता है। विटामिन ए और जिंक एक साथ मिलकर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के रिस्क को कम करते हैं। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोनों साथ मिलकर आइज़ की, हमारी आंखों की हेल्थ को मेंटेन करते हैं या बरकरार रखते हैं, आंखों की सेहत को। इसके अलावा ये पहले भी बता चुकी हूँ, विटामिन ए, ई और जिंक तीनों मिलकर इंसुलिन की सेक्रीशन को बेहतर बनाते हैं। इंसुलिन हमारा हार्मोन है और सेक्रीशन का मतलब है उसके बॉडी में खारिज होने का अमल। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नोट्स बनाऊं ऑल ओवर पाकिस्तान, तो मुझे इंस्टा पर मैसेज या डीएम करें और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ दबा दें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।